नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मनोज जागलान। आज आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। टॉपिक का नाम है महासागरीय धाराएं। जैसा हमने पहले लिखा है, आप सोचिए कहां से शुरू करें हम। सेकंड ग्रेड जीके में आता है, रीट में आता है, पात्रता में आता है, सेकंड ग्रेड एसएसटी में आता है, फर्स्ट ग्रेड में आता है, एच स्टेट पीजीटी में आता है, एच स्टेट टीजीटी में आता है, सी टेट में आता है, यूजीसी नेट में आता है। यानी कि जहां भी आप भूगोल की बात कर रहे हैं वहां सब जगह ये टॉपिक आता है। ये एक बार हम केवल इसलिए लिख देते हैं कि कोई, जैसे कई बार आजकल लोग उठा के इधर उधर कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो और कोई हमारा उद्देश्य होता नहीं है इसके पीछे। बाकी आप लोग जिनको भी अच्छा लगता है वो टीचर्स को आजकल सब ढूंढ लेते हैं, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो महासागरीय धाराएं हैं। हम चर्चा करेंगे महासागरीय धाराओं पे। सबसे पहले आप बात मुझे ये बताइए कि महासागर के जल में जो गतियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट यदि हम बात करें तो लहर, लहर या तरंग, एक वर्ड होता है लहर या तरंग, लहर या तरंग। और तो दूसरे नंबर पे आप देखोगे तो धाराएं, और तीसरे नंबर पे आप देखोगे तो ज्वार भाटा। मेनली महासागरों में जो गतियां होती है वो तीन प्रकार से होती हैं, लहर या तरंग के रूप में, धाराओं के रूप में और ज्वार भाटा के रूप में। तीनों की पहले तो आप एक एक विशेषताएं सुने। ज्वार भाटा जो होता है इसमें समुद्र की तली से लेकर, इसमें समुद्र की तली यहां से लेकर और यहां सतह तक का पूरा जल ऊपर उठता है और पूरा जल नीचे उतरता है। मतलब तली से लेके सतह तक का जल चांद की ओर खिंचता है और ऊपर उठता है, जिसको ज्वार कहते हैं। और जब नीचे उतरता है तो पूरा नीचे उतरता है। तो इस ज्वार भाटा की तो एक खास बात यह है कि इसमें सतह से नीतल, सतह से नीतल तक का जल गति करता है, गति करता है। सतह से नीतल तक का जल गति करता है। धाराओं में आपको एक बात पता होनी चाहिए, ये सबसे शक्तिशाली होती हैं। महासागरों में जितनी जल की गतियां होती हैं उनमें सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर जो होती हैं वो धाराएं होती हैं। धाराओं में समुद्र का जल एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ता है, निश्चित दिशा में। और ज्वार भाटा में समुद्र का जल एक निश्चित समय टाइम, आपके हर रोज ज्वार कितने बजे आएगा ये निर्धारित है। और ज्वार भाटा में समुद्र का जल निश्चित समय पर ऊपर उठता है और निश्चित समय पे नीचे उतरता है। और धाराओं में समुद्र का जल निश्चित दिशा में आगे बढ़ता है। और याद रखना, लहर या तरंग जो होती हैं उनमें जल आगे नहीं बढ़ता है, उनमें जल आगे नहीं बढ़ता है। केवल अपने स्थान पे जल ऊपर उठता है और केवल अपने स्थान पे नीचे उतरता है, केवल अपने स्थान पे ऊपर उठता है, केवल अपने स्थान पे नीचे उतरता है। जल आगे नहीं बढ़ता। आखिर में जब ये तरंग ऐसे ऐसे करती हुई तट पे पहुंचती हैं तो नीचे तली में रगड़न के कारण उनकी जो ये तरंग दैर्घ्य ये है। देखो, पहले तरंग जो होती है वो ऐसे आती है, मैंने आपको पढ़ाई भी है, सुनामी। सुनामी में जो सागरीय तरंग होती है वो समुद्र के अंदर कोई विनाशकारी नहीं होती, कोई विनाश नहीं करती। जब सुनामी आएगी तो समुद्री जहाज कोई बहुत गहरे समुद्र में, वहां कोई नुकसान नहीं होगा। केवल सुनामी भी, क्योंकि सुनामी भी सागरीय तरंग है, सुनामी केवल तटीय बंदरगाह किनारे पे नुकसान पहुंचाती हैं। तो वहां उनकी तरंग दैर्घ्य लंबी होती है और जैसे वो तट के पास आती हैं
तरंग लहरी दैर्घ्यता हो जाती है कम और आवर्ती हो जाती है ज्यादा, और लास्ट में वो टूट के बिखर जाती है। मैं आपको ये इस पिक्चर के द्वारा आपको दिखा भी देता हूं। ये आपकी तरंग है, ये आपकी क्या है, तरंग। हाँ, ये आपकी जो है वो तरंग है, तरंग। क्या हो गया भाई, ये आपकी तरंग है। आप और देखोगे, ये आपके देखो, ये पानी ऊपर उठ रहा है, इसमें पानी क्या कर रहा है, ऊपर उठ रहा है, ये ऊपर उठ रहा है, ऐसे ऐसे करके ऊपर उठ रहा है, और इधर ऊपर उठ रहा है। तो ये पानी अपने ही सतह पे ऊपर उठता है, नीचे उतरता है, ऊपर उठता है, नीचे उतरता है। जहां ये तली में रगड़क खा जाती है और टूट जाती है, उसको सरफ जोन या ब्रेकर कहते हैं। ये बाद में आपको बताऊंगा। ये देखोगे आप, तो ये होती है तरंग की लंबाई, ये तरंग की लंबाई। जब तरंग समुद्र के तट के पास पहुंचती है तो उसकी तरंग की लंबाई तो हो जाएगी कम, लंबाई हो जाएगी कम और ऊंचाई हो जाएगी ज्यादा, और आखिर में वो तली में रगड़न के कारण टूट के बिखर जाएगी। ओके, ये आपकी बात है। ये आप देख रहे हो, ये भी तरंग है, ये वेव लेंथ है, ये वेव लेंथ है, ये वेव की हाइट है। ये आपको दिखाने के लिए ही मैंने ये सब किया था। हाँ, अब हम शुरू करेंगे बहुत आराम से, स्टार्टिंग से। कहीं हमारे कोई जल्दबाजी नाम की कोई विषय रहता ही नहीं हमारे पास। हाँ, सबसे पहली बार सागर या महासागर, एक्चुअली तो महासागरों में, सागरों या महासागरों में जल तरंगों या लहरों, धाराओं व ज्वार भाटा के रूप में, ज्वार भाटा के रूप में गति करता है, गति करता है। बिल्कुल। सबसे पहली कहां से ले लेते हैं, सबसे पहले ज्वार भाटा तो हमने पढ़ ही दिया, ज्वार भाटा तो हमारा कंप्लीट हो गया, और अब हमें ये दो चीजें पढ़नी। तो पहले लहर को पढ़ लेते हैं, क्योंकि धाराएं तो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, वो तो प्रत्येक महासागर की धाराएं पढ़नी पड़ेंगी। तरंग या लहर प्रत्येक महासागर में होती नहीं, तो पहले पढ़ेंगे सागरीय लहर या तरंग। सागरीय लहर या तरंग, एक तो आपके इतनी देर में एक बात समझ में आ गई होनी चाहिए थी, क्या, कि सागरीय लहर या तरंग में केवल समुद्र का जल एक तरफ नीचे बैठेगा और एक तरफ ऊंचे बैठेगा, यहां नीचे बैठेगा, यहां ऊपर बैठेगा। समुद्र का जल आगे नहीं बढ़ता है, गति नहीं करता है, केवल अपनी ही जगह पे ऊपर होता है और नीचे होता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात है कि सागरीय लहरों की उत्पत्ति का क्या कारण है, क्यों उत्पन्न होती है, तो मेन कारण तो होता है सनातन पवन, जो लगातार एक ही क्षेत्र में पवन चलती, वो सनातन पवन। 2 नंबर कारण होता है समुद्र के अंदर ज्वालामुखी आ जाए, भूकंप आ जाए, जिसको आप सुनामी कहते हो, तूफान आ जाए, ये आपके कारण है। ओके, तो आपको पता रंग जी, समुद्र में जल का ऊपर उठना तथा नीचे गिरना, समुद्र में जल का ऊपर उठना व नीचे गिरना सागरीय तरंग या लहर कहलाता है, सागरीय तरंग या लहर कहलाता है। इसमें जल आगे नहीं बढ़ता है, आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि अपने ही स्थान पर, बल्कि अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे
होता रहता है, बल्कि अपने ही स्थान पे ऊपर नीचे होता रहता है। उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी, सबसे इंपॉर्टेंट यही सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि सागरीय तरंग या लहर की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है। तो आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट है सनातन पवन, जो परमानेंट विंड्स चलती हैं वो वाली परमानेंट विंड्स। इसके अलावा भूस्खलन, मतलब तट के किनारे कोई पर्वत है और उसमें लैंडस्लाइड होके समुद्र में गिर गई, तो भी आपके ऐसा हो सकता है। नंबर 3 आप देखेंगे तो भूकंप व ज्वालामुखी, सुनामी जो आती है, लहरें जो सबसे तेज उत्पन्न होती हैं वो इसी के कारण उत्पन्न होती हैं, भूकंप या सुनामी के कारण। और 4 नंबर पे आपका जो होता है वो होता है तूफान, कोई चक्रवात आ जाए, टार्नेडो, टाइफून, हरिकेन जैसा, तो भी आपके क्या हो सकता है, तो भी आपकी सागरीय तरंग उत्पन्न हो सकती है। ओके, अगली बात पे चलें हम। अगली बात पे चलेंगे तो हमारे पास ये वाली बात आ जाएगी, और इसमें हम देखने वाले हैं कि आपको दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है। तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखी वो क्या दिखी? हाँ, ये वाला भाग जो होता है वो कहलाता है शीर्ष, शीर्ष। और ये वाला भाग होता है, ये क्या कहलाता है? गर्त। ये वाला भाग क्या करेगा? शीर्ष। और ये वाला भाग क्या कहलाएगा? गर्त, गर्त। ये वाली बात है। तो ये आपके बात है, लहर का ऊपर उठा भाग, लहर का ऊपर उठा भाग शीर्ष तथा नीचे वाला भाग गर्त कहलाता है। नीचे वाला भाग गर्त कहलाता है। बड़े आराम आराम से आप इन चीजों को समझते रहो। मुझे कभी भी ऐसे नहीं लगता कि तेजी से कोई काम जब हम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी, धीरे धीरे में कंफर्म मिलेगी। ये बात कंफर्म बात होती है। दो शीर्ष या दो गर्त के बीच की दूरी, बीच की दूरी, दो शीर्ष या दो गर्त के बीच की दूरी लहर की लंबाई कहलाती है। लंबाई कहलाती है, लहर की लंबाई कहलाती है। हाँ, ये बात आपको पता होनी चाहिए, लहर की लंबाई कहलाती है। ओके, इसका मतलब ये हो गया। या मैंने वैसे अगले पेज पे आपको दिखाया भी था, ये देखो, ये दिखा रखे, ये लहर की लंबाई होगी, लंबाई। और ये जैसे 1, ये 2 और ये 3, ये ऐसे 3 बार हुई, इसका नाम क्या होगा? आवर्ती, आवर्ती। और ये आपकी ऊंचाई है, ये इसकी ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, ये लहर की ऊंचाई है। ये सब बातें मैंने इसीलिए आपके लिए शामिल की थी कि आप यहां से बड़े आसान से समझ जाओगे। हाँ, लहर की लंबाई कहलाती है, मतलब आप यहां से लेके यहां तक देखो तो ये लंबाई है, ये लहर या तरंग की लंबाई है। अब इनके लिए हम एक वर्ड यूज कर लेते हैं, तरंगे। तरंगे दो प्रकार की होती हैं। तरंगे जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 आपकी होती है रचनात्मक सागरीय तरंग,
और दूसरी आपकी होती है विनाशी सागरीय तरंग। विनाशी सागरीय तरंग, रचनात्मक सागरीय तरंग और विनाशी तरंग। अब आपको यह पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सी रचनात्मक होगी और कौन सी विनाशी होगी। एक आपको अगले पेज पे दिखा देता हूं। अच्छा, एक लहर है, ये बताओ, एक तो ये है और एक आपकी मान लो यहां बना देते हैं हम, ये टूट के बिखर गई है ऐसे। अब इसको ऐसे समझो, ये ऐसे पानी होता आ रहा है ऐसे, है ना, एक ये इसका पानी जो है वो भी उठ तो ऐसे ही रहा है। हाँ, ये भी ऐसे ही है। अच्छा, इसमें से ये वाली तो आपकी होगी रचनात्मक, ये तो होगी रचनात्मक तरंग, और ये आपकी होगी विनाशी तरंग। अब आपको इसको पेपर की दृष्टि से क्या याद करना है वो देख लो। रचनात्मक तरंग, रचनात्मक में क्या होगा, दीर्घ तरंग दैर्घ्य। आप समझ गए, ये तरंग दैर्घ्य, तरंग की लंबाई होती है, दीर्घ तरंग दैर्घ्य एवं निम्न आवर्ती वाली। आवर्ती का मतलब होता है, इसने देखो एक दो बार ही किया और उसने 20 बार कर दिया ऐसे ऐसे, तो इसकी आवर्ती ज्यादा है, उसकी आवर्ती कम है। निम्न आवर्ती वाली तरंगें रचनात्मक स्वभाव की होती हैं, रचनात्मक स्वभाव की होती हैं। कहने का मतलब यह है कि ये जो है वो तट पे लाके रेत का जमाव करेंगी, पुलीन का निर्माण करेंगी ये, और पुलीन का निर्माण करेंगी, रचनात्मक होगी। ये तरंग पुलीन का निर्माण करती हैं, पुलीन का निर्माण करती हैं, ये तरंग पुलीन का निर्माण करती हैं जब ये तट से टकराती हैं। जब ये तट से टकराती हैं तो आयतन एवं ऊर्जा, आयतन एवं ऊर्जा शीघ्रता से क्षय हो जाती है। ओके जी, काम की बात ये दो थी, ये थी दीर्घ तरंग दैर्घ्य, निम्न आवर्ती। देखो कितनी लंबी तरंग है और कम बार हो रही है, ये ज्यादा बार हो रही है, तो फिर ये क्या है याद रख लेना। दूसरी विनाशी तरंग, विनाशी तरंग कौन सी होगी, ये वाली, ये आखिर में टूट के गिरेगी, तब ऐसे गिरेगी। हाँ, आप इसको ऐसे समझेंगे, ऐसे ऐसी फोटो है ये, हाँ ऐसे ऐसे, ये दो बार लाइन जो है ना, इनका मतलब ऐसे कि पानी ऐसे हो रहा है ये। अब आप इसमें देख रहे हो तो ये इसीलिए तो मैंने साथ में ये फोटो दिखाई है आपको। हाँ, ये वाली बात है। तो इसकी मतलब क्या होगी, लघु तरंग दैर्घ्य। ये थोड़ा सा हिंदी का आप देख लेना, कहीं कहीं मैं हो सकता है गड़बड़ भी कर देता हूं लिखने में। तरंग दैर्घ्य
ऊंचे शिखर, मतलब इसकी जो ये हाइट है ये ऊंची हो जाएगी, ज्यादा ज्यादा ऊंची हो जाएगी। ऊंचे शिखर व उच्च आवर्ती, आवर्ती का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, उच्च आवर्ती वाली तरंगे, उच्च आवर्ती वाली तरंगे विनाशी, विनाशी तरंग कहलाती हैं, विनाशी तरंग कहलाती हैं। जब ये पुलीन से टकराती है, जब ये पुलीन से टकराती है तो उसका विनाश करती है। बेटा पुलीन, पुलीन होता है तट के ऊपर जो रेत जमा होती है, वो रेत ये जैसे जोर से कि धड़ाम पानी पड़ेगा और अपने साथ उसको काट के समुद्र में ले जाएगा। समुद्र में ले जाएगा तो पुलीन का नुकसान करेगा और इसलिए ये विनाशी तरंग होती है। ओके ओके, एक हमने शायद इसमें डायग्राम में कहीं था क्या हमारे, हाँ ये वाला रहा। देखो आप एक चीज देख रहे हो क्या, यहां दूरी ज्यादा है या थोड़ी सी कम है, या और कम है, या और कम है, या और कम है। इस बात को आप समझ पा रहे हो क्या, इसको, ये ब्रेकर वाली बात को, ये बात अभी मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये तट है, जो जो ये आगे बढ़ रही है तट से रगड़ रही है तो इसकी तरंग दैर्घ्य छोटी हो रही है। और इसकी देखो पहले आप देखोगे तो ऊंचाई कम थी, फिर इसकी ऊंचाई बढ़ गई और फिर और बढ़ जाएगी और लास्ट में ये देखो पानी है ये बिखर गया, ये बिखर गया। जहां तरंगे टूटती हैं, जहां तरंगे टूटती हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, सरफ, ये लिखा हुआ सरफ, सरफ, ब्रेकर, ब्रेकर। और इसी का एक नाम और भी होता है सवास। ये पूछा गया है सर्फ या ब्रेकर क्या होता है, जहां सागरीय तरंग टूटती हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, सर्फ या ब्रेकर कहते हैं। और इसी पे एक बात और भी होती है, जहां समान ऊंचाई वाली तरंगे टूटती हैं, उन समान ऊंचाई वाली तरंगे जहां टूटती हैं उस रेखा को परतोड़न रेखा कहते हैं। परतोड़न रेखा, पलंग लाइन, ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है, परतोड़न रेखा वाला। अभी मैं आपको लास्ट वाली बात पे आगे बढ़ाता हूं। हाँ देखिए हमारी बात जो है वो अभी किस पे चलेगी, वो चलेगी सरफ मंडल, सरफ मंडल या ब्रेकर पर। सरफ मंडल या ब्रेकर क्या होता है, सागरीय तरंगे जैसे जैसे तट की ओर, तट मतलब किनारा, तट की ओर आगे बढ़ती हैं, आगे बढ़ती हैं तो क्या होता है, तो जल की गहराई कम हो जाती है, जल की गहराई कम हो जाती है, गहराई कम हो जाती है, जिससे तरंग का निचला भाग, तरंग का निचला भाग तली से रगड़ता है। रगड़ता मतलब घर्षण करता है, रगड़ता है, घर्षण करके, आप ये भी बोल सकते हो, रगड़ के या घर्षण करके आगे चलता है, आगे चलता है। रगड़न से आगे बढ़ने में अवरोध होता है, बिल्कुल होता है। और अवरोध होगा तो क्या होगा,
अवरोध होता है जिससे तरंगों की ऊंचाई बढ़ जाती है। ये बात मैंने आपको अभी बताई है, तरंगों की ऊंचाई बढ़ जाएगी, नीचे रगड़ेगी तो फिर ऊंचा उठना शुरू कर देगी, है ना। तरंगों की ऊंचाई बढ़ जाती है तथा लंबाई कम हो जाती है। ओके, अभी 1 मिनट क्या लिया आप सुनिए। जो तरंग ऐसे आ रही थी, अब वो ऐसे करना शुरू कर देती और ज्यादा ऊंचाई में जाने के कारण ये टूट जाता है ऊपर वाला भाग। अब ये वापिस नीचे नहीं आ पाता, ज्यादा ऊपर जाके ऊपर से धड़ाम पानी गिरता है ऐसे, और जो ऊपर से नीचे गिरता है ना, उससे तरंग टूट जाती है और जल आगे जाके गिरता है। इस टूटी हुई तरंग को क्या कहते हैं? सर्प मंडल या ब्रेकर कहते हैं। तरंग की लंबाई कम हो जाती है जिससे तरंग के श्रिंग का मतलब होता है ऊपर वाला भाग, श्रिंग टूट जाते हैं तथा जल आगे गिरता है। जल आगे गिरता है। ये तरंग चल रही थी, जैसे तट के पास पहुंची इसने ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया और फिर ये जाके गिर गई। समझ में आई बात? ये आपका तट था, ये आगे आ गया स्थल, और ये मान के चलो आप ये समुद्र है, ये समुद्र तल था। जब तक ये समुद्र में चल रही थी तरंग की लंबाई ज्यादा थी, जैसे तट से रगड़ने लगी, तट पे यहां रगड़ने लगी तो तरंग की ऊंचाई तो बढ़ गई और लास्ट में टूट के बिखर गई। जहां टूट के बिखरी उसको क्या कहते हैं? सुरंग कहते हैं। ध्यान से सुनना, इस टूटी हुई जल की तरंग को, टूटी हुई जल की तरंग को सर्फ ब्रेकर या सवास कहते हैं। ये यूजीसी नेट में आया हुआ सवाल है। आरपीएससी में अभी तक ऐसा सवाल तरंग से संबंधित नहीं आया है, लेकिन आपको देखो सारी चीजें पता रहनी चाहिए, क्या भी कोई दिक्कत थोड़ी है इन चीजों में। बहुत आसान सी बातें थी भाई। आप कमेंट वमेंट तो वैसे करते कब हो, जब करते हो तो सब एक साथ करते हो, निकल जाते हैं। हाँ, तो आपको पता है ऐसे तरंग चल रही है, जैसे तट से नीचे रगड़न होगा तो उसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी और लास्ट में वो टूट जाएगी। उस टूटी हुई तरंग का नाम ही सर्फ ब्रेकर या सवास है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो आ गई तो अगली बात पे चले। अगली हमारी एक और बात बताऊंगा आपको, परतोड़न रेखा। अच्छा, ये परतोड़न रेखा क्या होती है? इसको बोलते हैं पलंग लाइन, इसको बोलते हैं पलंग लाइन, परतोड़न रेखा। तट से जिस दूरी पर समान ऊंचाई वाली तरंग क्या करती है? तरंग टूट कर गिरती है। समान ऊंचाई वाली तरंग टूट कर गिरती है तथा सरफ में बदलती है। टूटी तरंग को ही तो कहते हैं सरफ में
बदलती हैं, बदलती हैं, उस दूरी से यदि तट के समानांतर, उस दूरी से यदि तट के समानांतर रेखा खींची जाए, रेखा खींची जाए तो उसे परतोड़न रेखा कहते हैं। तो उसे परतोड़न रेखा कहते हैं। ये आपकी बात थी जो कंप्लीट हो गई। अच्छा, यहां तक की बात आपको यदि समझ में आ गई हो तो आप मुझे बता दें। बता दो भाई। हाँ, अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। ये स्थल है, ये सागर तल है, और अब आप देखिए ये आपकी तरंग जा रही थी और ये तरंग टूट के गिर गई। ऐसे जा रही थी। अब इसका पानी, इसका पानी, इसका पानी यहां से देखो ऐसे इधर लौटे, ऐसे नीचे से, अरे नीचे से मतलब तली की ओर, और एक किधर से लौटता, इधर से लौटता वापिस, इधर वाला नहीं, नीचे से लौटे, नीचे से ये पानी नीचे से लौटे तली से, तो उसका नाम होता है तरंगिका। ये आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड में। तरंगिका क्या होता है? टूटी हुई लहर का पानी जब सागर की तली से सागर में मिलता है तो उसको तरंगिका कहते हैं, और सतह से मिलता है तो वो अलग बात होती है। तो इसको क्या कहते हैं? तरंगिका। तरंगिका, टूटी तरंग का जल जब सागर की तली से सागर की ओर लौटता है, सागर की ओर लौटता है तो उसे तरंगिका कहते हैं। तो उसे तरंगिका कहते हैं। ये आपकी बात थी। अब हम जो चलेंगे वो एक और इंपॉर्टेंट बात की ओर चलेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। और ये हमारी बात जो होगी वो होगी वेलांचली धारा। वेलांचली धारा, वेलांचली, आप इसको लिटोरल करंट्स बोलोगे। लिटोरल करंट्स, लिटोरल करंट्स क्या होती है? लिटोरल वेव्स भी बोल देते हैं वैसे इसको। देखो आप ऐसे समझें, दो तरीके से ये बन सकती है। इधर से एक धारा जा रही है, यहां टकरा रही है, ये कोई धारा है, यहां टकराई,
कॉमन सेंस है, यहां टकराते ही ये पानी इधर ही जाएगा। और ये क्या है? तट। तट के समानांतर बहने वाली धारा वेलांचली धारा कहलाती है। बस इतना ही सवाल है। तट के समानांतर बहने वाली धारा वेलांचली धारा कहलाती है। मान लो पवन के कारण पानी इधर आ जाए और फिर ये पानी इधर से इधर बहना शुरू कर दे, तो इसका नाम भी क्या होगा? वेलांचली धारा। इसका नाम भी क्या होगा? वेलांचली धारा होगा। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेलांचली धारा तट के समानांतर बहती है। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बाकी सारी काम की बात है नहीं। हां, यह अपर्दित पदार्थों का परिवहन करती है। बिल्कुल। if समुद्र के किनारे कोई इधर कचरा है तो उसको ये अपने साथ भा ले जाएगी, छोड़ेगी क्यों? नहीं छोड़ेगी। हां, इसकी उत्पत्ति के दो कारण हैं। इसकी उत्पत्ति के दो कारण। नंबर एक, जब पवन वेग के प्रभाव से जल तट से टकराता है, जल तट से टकराकर तट के समानांतर बहना शुरू कर दे। एक बात। नंबर दो बात, जब धारा तट से तिरछे रूप में टकराए और तट के समानांतर बहना शुरू कर दे, ये आपकी बात थी। बस दो, वेलांचली धारा में इतनी बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको ध्यान रखने की कोई आवश्यकता किसी प्रकार की है ही नहीं। हाँ, अगली बात पे चलूं। तो हमारी कौन कौन सी हो गई? तरंग हो गई, धारा वेलांचली धारा हो गई। अब हम बात करेंगे महासागरीय धारा की। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से शुरू होगा, महासागरीय धारा। अभी तक तो हम जहां टॉपिक महासागरीय गतियां होता है वो सब वो आता है, धाराएं होता है तो धाराएं आती हैं। मैंने आपको पहले भी कहा, जब समुद्र का जल एक निश्चित दिशा में आगे बढ़े तो उसे धारा कहते हैं, निश्चित समय में ऊपर उठे तो ज्वार भाटा कहते हैं। यह इसका फर्क है। धाराएं धरातल की नदियों के समान होती हैं। जैसे गंगा नदी जहां से बहती है सदा वहीं से बहती है, ऐसे समुद्र में भी निश्चित दिशा में जल आगे बहता है, उसका नाम होता है धारा। सागर में जितने प्रकार की गति होती है, ज्वार भाटा तरंग, उन सब में सबसे शक्तिशाली जो होती है वो धाराएं होती हैं। और धाराएं जो होती हैं वो पृथ्वी के तापमान को संतुलित करने का काम भी करती हैं, क्योंकि विषुवत रेखा पे जहां सूर्य का प्रकाश ज्यादा आता है वो गर्म पानी ध्रुवों की ओर चला जाता है, तो टेम्परेचर जो है उसका भी स्थानांतरण होता रहता है।
धाराओं को आकार और गति के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जाता है। प्रवाह, ड्रिफ्ट, धारा, करंट, और महाधारा या विशाल धारा यानी स्ट्रीम। ये तीनों बातें अभी हम डिस्कस करेंगे। कोई समस्या है नहीं? आवाज थोड़ी सी शायद ज्यादा आ रही है, थोड़ी कम कर देते हैं। ओके, हाँ, हेलो 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 हेलो, हाँ अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। महासागरीय धारा, महासागरों के जल का एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ना धारा कहलाता है। धारा कहलाता है, क्या कहलाता है? धारा कहलाता है। अगली बात आप देखिए धारा की। सागरीय गतियों में सबसे शक्तिशाली होती है। ये मैं पहले से भी बता रहा था। तरंग की खास बात यह है कि पानी ऊपर उठेगा, नीचे जाएगा। जवाहर बाटा में तली से लेके और आपका कहां तक, सतह तक का पानी चलेगा, और इसमें आपकी सबसे ज्यादा ताकत होती है। ये पृथ्वी पर तापमान के संतुलन में सहयोग करती हैं। जितना ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, टेम्परेचर का स्थानांतरण होता है, उसमें 75% वायुमंडलीय परिसंचरण से होता है और 25% धाराओं से होता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। महासागरीय धाराओं को आकार व गति के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जाता है। तीन वर्गों में बांटा जाता है। नंबर 1, प्रवाह, जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट होता है। ओके, साथ साथ ही बता दूं, चलो नहीं एक बार। नंबर 2 धारा, और नंबर 3 आपकी होती है महाधारा। मेनली तो आपको पता चल ही रहा है तीनों की बातों का। एक तो इसकी गति सबसे कम होती है। देखो, इसमें एक तो केवल सतह का जल पवन के प्रभाव में आकर आगे बढ़ता है। एक खास बात यह है, केवल सतह का जल, गहराई तक नहीं, केवल सतह का जल आगे बढ़ता है। इसकी आप गति की बात करोगे तो इसमें गति आपको पता होनी चाहिए 16 से 24 किलोमीटर प्रतिदिन होती है। तो सबसे मंद गति हो गई। इसमें पानी जो चलता है वो सबसे धीरे चलता है। बिल्कुल सही बात है। इसमें केवल सतह का जल चलता है, यह भी एक खास बात है। और धारा में तो क्या होता है, निश्चित दिशा व मात्रा में जल आगे बढ़ता है। मतलब ये बीच की स्थिति है। धारा जो है वो बीच की स्थिति है। करंट बोलते हैं इसको। हाँ, इसमें गति कितनी होती है? 6
6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर दिन है या घंटा है। एक बात आप याद रखें इस बात को, और इसका आकार बीच का होता है। महाधारा में क्या होता है, एक पहले इसको इंग्लिश में लिखेंगे, पहले इसको इंग्लिश में लिखेंगे स्ट्रीम। जैसे गल्फ स्ट्रीम, वो यही है, बड़ी मात्रा में जल आगे बढ़ता है। ठीक है जी, बहुत बड़ी मात्रा में जल आगे बढ़ता है। और आपको याद रखना है कि इसकी तुलना किससे की जाती है, नदियों से तुलना की जाती है। आपके धरातल पे जैसे नदियां चलती हैं, वैसे आपकी यहां महाधारा चलती हैं, और इनकी गति जो होती है वो तेज होती है। गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक, और आकार में सबसे बड़ी धारा, आकार में सबसे बड़ी धारा, ये आपकी बात होती थी। बहुत सामान्य सी बात है। किसके आधार पे हमने इसको 3 भागों में बांटा, आकार और गति के आधार पे। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। महाधारा का कोई एग्जाम्पल आपको बताना हो तो आप बता सकते हो, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम। बताओ, यहां तक की बात क्लियर हुई क्या? हो गई? चलो तो चलते हैं अगली बात पे। हमारी अगली बात है तापमान के आधार पर। तापमान के आधार पर धाराएं 2 प्रकार की होती हैं। सही बात है भी, 2 प्रकार की होती हैं। पहली आपकी होती गर्म जल धारा। आप बताओ गर्म जल धारा कहां से कहां बहेगी? दूसरी होती है ठंडी जल धारा। बता दो भाई, ये आपकी है पृथ्वी, इस पे ये विषुवत रेखा। एक धारा आपकी यहां से इधर जा रही है तो कैसी होगी? गर्म। कॉमन सेंस है। कैसे है? विषुवत रेखा पे सूर्य सीधा चमकेगा, तापमान ज्यादा होगा, इधर T+ होगा तो पानी गर्म जाएगा। जहां जाएगा वहां का समुद्र का तापमान तो कम ही होगा, तो वहां गर्म पानी जाएगा तो गर्म जल धारा हो जाएगी। एक धारा यहां से इधर आई, कैसी होगी? ठंडी। गुरुजी ध्रुव से पानी लेके आई है तो ठंडी होगी, गर्म कैसे होगी? यहां से कोई धारा इधर आई तो क्या होगी? ठंडी। और यहां से कोई धारा इधर गई तो गर्म। विषुवत रेखा से चाहे पानी चले चाहे पवन चले, ध्रुवों की ओर चलेगी, गर्म होगी। ध्रुवों से जो आएगा वो ठंडा होगा, क्योंकि ध्रुवों पे तो पहले ही तापमान कम है। तो गर्म जल धारा कहां से कहां चलेगी? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। दूसरी बात, ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। ये आपकी ठंडी जलधारा की बात हो गई। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई क्या? आ गई हो तो बता दो, आगे पढ़ा देंगे, नहीं तो रहने देंगे। चलो, समझ में आ गई, अच्छी बात है। अगली बात की ओर चलेंगे।
हाँ, अगली बात की ओर चलेंगे। धाराओं की उत्पत्ति के कारण आपका सवाल यह है कि धाराएं उत्पन्न क्यों होती हैं। इंपॉर्टेंट तो यही है, धाराओं की उत्पत्ति के कारण ही है। आप बताइए धाराएं क्यों उत्पन्न होती है। मैं तो आपको एक बात बता सकता हूं, फिर आप अपना दिमाग लगा लेना जो भी रहेगा। ये एक समुंदर है, ये एक समुंदर है, इसमें पानी यहां तक है। तो मैं तो आपको इतना बता सकता हूं कि जो धारा चलेगी वो जिधर पानी ऊंचा होगा, चाहे ऊंचा किसी भी कारण से हो, बारिश हो गई साहब, बारिश हो गई तो जल ऊंचा हो गया, भाई तल ऊंचा हो गया। इसको आप ये कह सकते हो, तल मतलब तल ऊंचा नहीं, तल शब्द उपयोग नहीं करेंगे, सतह शब्द उपयोग करेंगे। यहां तल की जगह सतह उपयोग कर लेंगे। यहां सतह जो है वो ऊंची है और यहां किसी भी वजह से नीची है, तो धारा तो केवल और केवल यहां से यहां चलेगी। धारा तो केवल और केवल यहां से चलेगी। जिधर समुद्र में पानी ऊंचा होगा वहां से नीचे की ओर चलेगी। अब ऊंचा कहां होगा वो आपको सोचना है। अब आप बताओ कहां क्या सोचना है। नंबर 1, तापमान में भिन्नता। तापमान में भिन्नता। अब आपको एक एक बात लिखवाने की जरूरत नहीं होती, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। इधर टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा, और इधर टेम्परेचर है कम। सर आपको कैसे पता चला? बेटा जहां तापमान ज्यादा होगा वहां पानी गर्म होगा, गर्म होगा तो पानी ऊपर उठेगा, ऊपर पानी क्या उठेगा, ऊपर उठेगा, और ऊपर उठेगा तो उधर से इधर चलेगी। तो धारा कहां से कहां चलेगी? धारा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, इसीलिए विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। सर 2 नंबर घनत्व नहीं भी, लवणता लिखेंगे पहले। वैसे इसका संबंध इससे था, मैंने इसलिए सोचा था, लेकिन इंपॉर्टेंट 2 नंबर होता है लवणता। लवणता में भिन्नता। अच्छा, लवणता में भिन्नता से क्या होता है? आप देखिए, इधर आपकी सैलिनिटी जो है, इधर आपकी जो सैलिनिटी है वो हो गई ज्यादा, और इधर हो गई सैलिनिटी कम। सर ये कैसे हुई? बेटा जहां पानी में लवणता ज्यादा होगी वहां पानी भारी हो जाएगा, और भारी होगा तो नीचे धंसेगा। हाँ, जहां लवणता कम होगी वहां ऊंचा होगा, तो धारा कम लवणता से अधिक लवणता की ओर चलेगी। धारा कहां से कहां चलेगी? सैलिनिटी कम से सैलिनिटी प्लस की ओर। तो गुरुजी अब ये बताओ, जहां तापमान ज्यादा होता है वहां तो लवणता ज्यादा होती है, बात तो सही है। जहां पे भी तापमान ज्यादा होगा, उच्च ताप बराबर उच्च लवणता, और निम्न ताप बराबर निम्न लवणता। तो सर ये तो उल्टा हो गया, तापमान ज्यादा होगा वहां तो लवणता ज्यादा होगी। तो एक स्थान पे तापमान ज्यादा है, एक पे तापमान कम है, इधर सैलिनिटी ज्यादा है, इधर सैलिनिटी कम है। तो सैलिनिटी तो कहती है कि धारा चलेगी यहां से यहां, और तापमान कहता है कि धारा चलेगी यहां से यहां। अब चलेगी किधर वो बतानी है। आनंद के साथ पढ़िए
ज्योग्राफी बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है। आप लोग बड़े नए नए क्वेश्चन ढूंढ के लाओ तो बड़ा आनंद आए, लेकिन आजकल बच्चे जो हैं वो क्रिएटिव कम होते जा रहे हैं। क्रिएटिव रहे नहीं, अपने आप दिमाग में आता नहीं है। जैसे ये बात मैंने जैसे लिखी तुरंत आपको पकड़ लेनी चाहिए थी। सर धारा किधर चलेगी? बेटा अब इनमें से जो भी कारक ज्यादा प्रभावी होगा, इनमें से जो भी कारक ज्यादा प्रभावी होगा उसके अनुसार धारा चलेगी। तापमान ज्यादा प्रभावी होगा तो तापमान के अनुसार, और लवणता ज्यादा प्रभावी होगी तो लवणता के अनुसार। अब आपको मैं चल के बाद में हिंद महासागर की धाराओं में यह बात बताऊंगा कि कौन सा कारक ज्यादा प्रभावी होगा। तब तक आप वेट कीजिए। नंबर 3 आपके पास आ गया, घनत्व में भिन्नता। यह भी कोई विशेष नहीं है। आप लोग भी एक बात तो समझते ही हो, घनत्व में भिन्नता, जहां घनत्व ज्यादा होगा मतलब नीचे बैठेगा, तो इधर डेनिसिटी नहीं घनत्व ही लिख देता हूं, इधर घनत्व होगा ज्यादा और इधर घनत्व होगा कम, घनत्व होगा कम। तो फिर से वही धारा किधर से किधर चली, कम घनत्व से अधिक घनत्व की ओर। कोई दिक्कत नहीं है, तो चल गई। अरे धारा तो ऊंचे पानी से नीचे पानी की ओर ही चलेगी। अब आपको देखना यह है कि पानी ऊंचा कब होगा और नीचा कब होगा। ओके, 4 नंबर, तापमान, लवणता, घनत्व तीनों आ गए। 4 नंबर पे आप आ जाओ, वाष्पीकरण। अच्छा, ये बात बताने की भी जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है। धारा कहां से कहां चलेगी? गलत लिख दिया था भाई, हाँ अब सही लिखेंगे। कम वाष्पीकरण, कम वाष्पीकरण होगा वहां तल ऊंचा होगा, और अधिक वाष्पीकरण होगा वहां पानी तो भाप बन के उड़ ही गया, तो वहां तो नीचा हो गया, तो धारा चलेगी सॉरी भाई, कम वाष्पीकरण से अधिक वाष्पीकरण की ओर। फिर आपका एक कारक होता है वर्षा। अच्छा, इसमें भी आपको बताने की जरूरत है क्या? ज्यादा वर्षा होगी वहां तल ऊंचा होगा और कम वर्षा होगी वहां नीचा होगा। तो धारा कहां से कहां चलेगी? अधिक वर्षा से कम वर्षा की ओर चलेगी। धारा अधिक वर्षा से कम वर्षा की ओर चलेगी। कोई दिक्कत नहीं है जी। कितना नंबर आ गया था? अरे 5-6 आ गया था क्या? 5, 6 नंबर, वायु दाब। आप बताओ, वायु दाब में उच्च वायु दाब जहां होगा वहां तो तल नीचा हो जाएगा, और निम्न वायु दाब जहां होगा यानी कि हवा का भार कम होगा, वहां धारा चलेगी यहां से यहां, ये धारा चलेगी। बेटा ये सारी चीजें जिसमें जो प्रभावी होगी उसके अनुसार चल जाएगा। 7 नंबर, पवनी। पवनी, अब आपको इतना पता होना चाहिए, उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध कौन सी पवन चलेगी? व्यापारिक। व्यापारिक का नाम क्या होता है? पूर्वा। अतः यहां धारा पूर्व से पश्चिम चलेगी। जैसी पवन चलेगी, पूर्वा चलेगी तो धारा भी पूर्व से पश्चिम, पछुआ चलेगी तो धारा भी पश्चिम से पूर्व। हाँ, अगली बात पे चलते चलेंगे अपन। शीतोष्ण कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में पछुआ पवनों के प्रभाव में, पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर धारा पश्चिम से पूर्व चलेंगी। अच्छा, आप बताओ, पवन पश्चिम से पूर्व चलेगी तो पानी भी पश्चिम से पूर्व ही चलेगा। इसमें क्या सोचने की बात है?
इन पवनों के कारण, या आप पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण मान लो, दोनों एक ही बात है। पृथ्वी की घूर्णन गति से पवन उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती, और धाराओं के, पवनों के कारण धाराएं अपनी दिशा बदलती। एकमैन स्पाइरल का नियम, एकमैन स्पाइरल का नियम, एकमैन स्पाइरल का नियम क्या कहता है? एकमैन स्पाइरल का नियम कहता है पवनों के प्रभाव में आकर धाराएं उत्तरी गोलार्ध में 45 डिग्री दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में 45 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाती हैं। आप देखना, जब हम धाराएं चलाएंगे तब आप देखना, जब भी हम कोई धारा चलाएंगे वो 0 डिग्री से ऊपर ऐसे चलेगी, जैसे महाद्वीप आएगा ऊपर चल जाएगी, फिर इधर आ जाएगी, फिर इधर आ जाएगी। सभी धारा दाईं ओर मुड़ेंगी। इधर जो भी धारा होगी वो नीचे मुड़ेगी, फिर इधर मुड़ेगी, फिर इधर मुड़ेगी। सभी धारा बाईं ओर मुड़ेंगी। कितने डिग्री के कोण पे मुड़ेंगी? 45 डिग्री के कोण पे। ये एकमैन स्पाइरल का नियम है। अच्छा, एक कारक और छोड़ दिया मैंने, ये नंबरिंग फिर बोल जाता हूं मैं, थोड़ा सा कभी गलत भी लिख दूं तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 8 नंबर, पृथ्वी की घूर्णन गति। बहुत कॉमन सेंस की बात है, कोई टेंशन लेने की कहीं आवश्यकता ही नहीं है। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, ओके, तो पानी भी पश्चिम से पूर्व घूमता है। कोई भी महासागर होगा उसमें देखो, ये धारा इधर चल रही है, ये इधर चल रही है। एक धारा आप देखना, इन दोनों के बीच में यहां से यहां चलेगी, इधर चलेगी, और इसका नाम होगा प्रतिविषुवत रेखीय धारा। और ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पश्चिम से पूर्व चलेगी। ये बात ध्यान रखना आप, पृथ्वी की घूर्णन गति इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण विषुवत रेखा के निकट जल पश्चिम से पूर्व आगे बढ़ता है, जिसे प्रतिविषुवत रेखीय धारा कहते हैं। याद रखना, सीधी सीधी बात, प्रतिविषुवत रेखीय धारा जो है, प्रतिविषुवत रेखीय धारा, उसकी उत्पत्ति पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होती है। बस ये बात आपको याद रखना है। एक बात आज के दिन की हम और करेंगे, और वो हम करेंगे, अच्छा, ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आया हुआ बहुत साल पहले, 2013-14 में जब प्रारंभिक दौर में पढ़ाता था तब आ गया था सेकंड ग्रेड जीके में। धाराओं की दिशा में परिवर्तन लाने वाले कारक। ये पूछ रहा है आपसे कि आप ये बता दो कि धारा जो चल रही है उनकी दिशा किसके कारण बदले। तो नंबर 1, तट की दिशा एवं
आकार से। अरे सही बात कह रहे हैं। तो जैसे मान लो ये आपके सामने तट है और आपकी धारा जो है वो यहां जाके यहां टकराई, तो कॉमन सेंस है ये इधर ही जाएगी। तो तट की दिशा में, सॉरी, धारा की दिशा में परिवर्तन आएगा। तट, सामने तट कैसा है? नंबर 2, ऋतु परिवर्तन। एक्चुअल में ये बात केवल और केवल कहां लागू होती है? उत्तरी हिंद महासागर में, और कहीं लागू नहीं होती। ये आपको मैं आने वाले समय में बता दूंगा। एक मान लो पृथ्वी अभी पश्चिम से पूर्व घूम रही है, पूर्व से पश्चिम घूमना शुरू कर दे, तो पृथ्वी की घूर्णन गति पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की बजाय पूर्व से पश्चिम घूमना शुरू कर दे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। और इसी से आपका क्या उत्पन्न होता है? कोरियालिस बल। और कोरियालिस बल से आपकी पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती हैं। तो पृथ्वी पूर्व से पश्चिम घूमना शुरू कर दे तो जो धारा उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ रही हो बाईं ओर मुड़ना शुरू कर देंगी, और दक्षिणी गोलार्ध में जो बाईं ओर मुड़ रही हो दाईं ओर मुड़ना शुरू कर देंगी। 4 नंबर, ये वो कारक था उस जमाने में जब लोगों को बहुत समय तक किताबों में भी नहीं मिला था, और वो मिला था नीतलीय स्थलाकृति, जो सागर की तली में जो स्थलाकृति है वो। और इसका जब तक मैं आपको एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा तब तक समस्या ही रहेगी, लेकिन जैसे ये नाम बताया आपको भी समझ में आ गया। बिल्कुल, ये समुंदर है, इसके अंदर ये कटक है, इधर से एक धारा आ रही थी, कटक से टकराने के कारण इसको मुड़ना पड़ा। ये आपकी बात थी। आज की बात को यहीं विराम देंगे, कल फिर मिलेंगे। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको धाराएं बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। कल से हम एक एक महासागर की धारा पढ़ेंगे, प्रशांत महासागर की, अटलांटिक महासागर की और हिंद महासागर की। 3 क्लासों में आपकी धारा कंप्लीट करा दूंगा। हर एग्जाम में धाराएं आती हैं, आपको बहुत अच्छा लगे तो आप मुझे जहां पे भी देख रहे हैं, चाहे आप ऐप पे देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं, यदि आपको लगता है कि मैं आपके लिए अच्छी मेहनत कर रहा हूं तो सपोर्ट करें हर प्रकार से। आपको पता होता है टीचर को सपोर्ट की का मतलब क्या होता है? कोई मुझे ऐसा तो है नहीं आपको कोई बहुत बड़ी रकम ट्रांसफर करनी है, ऐसा कुछ नहीं करना। ऐसा कभी कोई डिमांड हम करते भी नहीं है। भगवान की, सरस्वती माँ की दया से सब कुछ है, लेकिन आपको जैसा भी आपको उचित लगे कि ये करना चाहिए वो सब कर देना चाहिए। ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।